हम लोग उत्पादन फलन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पैमाने का प्रतिफल पढ़ लिया है। आज हम लोगों को परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, या जिसे हम विविध अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहते हैं। हमने देखा है कि कुछ साधनों को परिवर्तित करके उत्पादन फलन का अध्ययन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंतर्गत किया जा सकता है। यदि उत्पादन प्रक्रिया में एक साधन को स्थिर तथा एक को परिवर्तनशील रखा जाए तो एक निश्चित सीमा के बाद परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता घटती हुई प्राप्त होगी। उत्पादन का परंपरागत सिद्धांत उन परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां पर सीमांत उत्पादकता घटती हुई किंतु धनात्मक होती है तथा ऋणात्मक उत्पादकता उत्पादन का क्षेत्र नहीं होती है। आपको वह रिज रेखा याद है ना, कि हम लोग फिर उसके बाहर उत्पादन नहीं करते हैं। एक विवेकशील क्षेत्र होता है जहां अधिकतम उस साधन की सीमांत उत्पादकता 0 तक तो जा सकती है, वहां तक हम उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं करते हैं, तथा ऋणात्मक उत्पादकता उत्पादन का क्षेत्र नहीं होती है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत समरूप उत्पादन फलन के 3 रूप हो सकते हैं। अर्थात जब हम एक साधन को स्थिर रख करके एक में परिवर्तन करते हैं तो आपने देखा था कि साधन का अनुपात बदल जाता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब हम एक साधन को बढ़ाएं तो उत्पादन थोड़ा उससे ज़्यादा भी बढ़े या उसके बराबर बढ़े या उससे कम बढ़े। अर्थात बढ़ता हुआ भी प्रतिफल प्राप्त हो सकता है, स्थिर भी प्राप्त हो सकता है और घटता हुआ भी प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को वास्तव में इसे हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं और इसे 3 उत्पादन के नियम नहीं बल्कि उत्पादन की 3 अवस्थाएं कहते हैं। क्या कहते हैं कि एक ही नियम की 3 अवस्थाएं हैं। पहले उत्पादन बढ़ता है, फिर स्थिर रहता है और फिर घटने लगता है। इसकी व्याख्या के लिए हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का प्रयोग करते हैं। देखो, यहाँ कुछ चीज़ें किताब से एज इट इज ले ली गई हैं, इसलिए कि इसे हम उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि अंत में उत्पत्ति ह्रास नियम ही लागू होता है। देखो, जब हम उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं, उत्पत्ति स्थिर नियम कहते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं, तो हमको उसी समय लागत के टर्म में भी इसका नाम या पता होना चाहिए। तो लागत के टर्म में जब हम उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि लागत ह्रास नियम है, कि उत्पादन बढ़ेगा तो लागत क्या होगी? घटेगी। और जब उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं इसका मतलब अब लागत वृद्धि नियम है। और जब उत्पादन समता नियम कहते हैं इसका मतलब उसे हम लागत समता नियम कहते हैं। तो हम जो सप्लाई रेखा है, अगर उस पर आप ध्यान दें तो सप्लाई रेखा के स्वरूप से ही देख करके हम बता सकते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है या उत्पत्ति समता नियम लागू हो रहा है या उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है। सामान्यतः अंततः उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। अर्थात अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आपको लागत भी क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा, यानी लागत वृद्धि नियम लागू होता है। तो हम सामान्यतः क्या करते हैं कि सप्लाई लाइन के द्वारा हम लागत की दशाओं की व्याख्या करते हैं। अगर लागत स्थिर नियम काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई लाइन कैसी होगी? ये लागत स्थिर नियम। अगर लागत ह्रास नियम है तो सप्लाई लाइन ऐसी, और लागत वृद्धि नियम है तो सप्लाई लाइन ऐसी। नॉर्मली लागत वृद्धि नियम ही लागू होता है एक समय के बाद। इसलिए हम जब भी कहीं बाई चांस सप्लाई लाइन बनाते हैं तो कैसी बनाते हैं? वह अपवर्ड राइजिंग होती है। ठीक है, हम कहीं भी मांग और पूर्ति की बात करते हैं तो फट से मांग ऐसे बनाते हैं और पूर्ति ऐसे बना देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूर्ति रेखा ऐसी ही होती है, यह इस मान्यता पर खींच दी जाती है कि अंततः पूर्व सप्लाई बढ़ती हुई लागत के अंतर्गत ही संभव है, क्योंकि एक समय के बाद फिर उत्पादन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लागत में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। बिना लागत बढ़ाए उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है।
तो इसलिए उत्पत्ति ह्रास नियम को हम अल्टीमेटली फाइनल मानते हैं कि यही रहता है, बाकी तो 2 अवस्थाएं हैं। इसलिए ईमानदारी से उत्पादन का नियम क्या है? उत्पादन का नियम वास्तव में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, घटता हुआ प्रतिफल है। अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं। देखो क्या है, विविध अनुपात के नियम अथवा उत्पत्ति ह्रास नियम की निम्न मान्यताएं अथवा शर्तें हैं। उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो उत्पादन फलन ही अपने आप में कई मान्यताओं पर आपने देखा कि आधारित है। उत्पादन फलन यह वास्तव में इंजीनियरिंग रिलेशनशिप है, वास्तव में यह आर्थिक समस्या नहीं है, यह इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है कि इनपुट और आउटपुट के बीच का फिजिकल रिलेशनशिप कैसी होगी, अर्थात कितना अदा लगने पर कितना हमको प्रदा, अदा प्रदा पढ़े हो ना, इनपुट आउटपुट, आगत या निर्गत बीच में सुने हैं ना, तो वह वास्तव में इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है कि कितना आप साधन लगाएंगे और कितना उत्पादन मिलेगा। और यह वास्तव में टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। और जब हम उस अध्ययन करते हैं तो मानकर चलते हैं कि तकनीक स्थिर है, तकनीक दी हुई है। तकनीक दी हुई है इसका मतलब ये हो गया कि अब हम एक किसी समय विशेष का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात हम स्थिर साम्य की बात कर रहे हैं, अर्थात हम आंशिक विश्लेषण कर रहे हैं, अर्थात हम ये मानकर चल रहे हैं कि अन्य बातें समान रहें। तो तकनीक दी हुई है, यह मानकर चलते हैं। तो यहाँ भी तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तनशील साधनों, कुछ साधनों को स्थिर तथा कुछ को परिवर्तनशील रखा जाता है। यह भी हमने पीछे देखा है। कुछ साधनों को स्थिर तथा कुछ को परिवर्तनशील रखा जाता है। परिवर्तनशील साधनों की सभी इकाइयाँ समरूप, गुण, रूप, आकार आपस में समान होना चाहिए होती हैं। जो साधन आप बदल रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिए, जैसे आपने एक पहला श्रम आपने लगाया था, उससे 5 इकाई का उत्पादन मिल रहा था। दूसरा श्रम अगर आप लगाते हैं तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा। शर्त यह है कि जिस क्वालिटी और जिस स्किल का लेबर पहला लगाए थे आप, वही दूसरा भी लगाइए। पता चला पहला आपने अनस्किल्ड लगा दिया था और दूसरा आप ट्रेंड लगा दीजिए, तब उत्पादन घटता हुआ नहीं मिलेगा। तब कैसा मिलेगा? बढ़ता हुआ मिलेगा, क्योंकि आपने क्वालिटी चेंज कर दी है। एक आपने पहला ऐसा व्यक्ति लगाया था जिसको कुछ नहीं आता था, दूसरा आपने ऐसा लगा दिया जो बहुत ही स्किल्ड है, बहुत ट्रेंड है, बहुत स्मार्ट है, बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ड्यूटीफुल है, उसके लिए कर्म ही पूजा है। तब दोनों में अंतर हो जाएगा ना। और पहला वाला ठीक इसका उल्टा पूरा पूरा कामचोर था। तो ऐसा कुछ नहीं होना है। होना क्या है, जैसा आपने पहली इकाई लगाई वैसा ही आप दूसरी भी लगाएंगे, वो चाहे जैसी हो, इससे मतलब नहीं है। स्थिति अल्पकालीन है क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। क्योंकि हम कह रहे हैं कि कुछ स्थिर और कुछ परिवर्तनशील है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट पीरियड, बिकॉज इन लॉन्ग रन एवरीथिंग वट एवर इज देयर विल बी वेरिएबल। जो कुछ भी है, जहाँ कहीं भी है, सब कैसा होगा, क्योंकि दीर्घकाल में कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता, सब क्या होता है, बदल जाता है। तो जैसे हमने कहा कुछ स्थिर है, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट पीरियड। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अल्पकाल के बारे में बात कर रहे हैं। उत्पादन के साधनों के संयोग के अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं होती हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं, उनको इस्तेमाल करने का उनका जो कॉम्बिनेशन है वो फिक्स है। एक कलम के साथ कितनी स्याही इस्तेमाल होनी है, ये कॉम्बिनेशन फिक्स है, वो चेंज आप नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि यह परिवर्तन करने की संभावना होनी चाहिए कि आप अनुपात में परिवर्तन कर सकें, तभी बदलेगा। अन्यथा आपने बदल दिया तो उत्पादन ही नहीं होगा। जैसे आप पूरक वस्तुओं का घर संयोग बदल देते हैं, आपने देखा था कि एल शेप समुत्पाद वक्र प्राप्त हुआ था, तो एक ही कॉम्बिनेशन है जहां उत्पादन हो सकता है। अब आप चाहे वाई को बढ़ाएं चाहे एक्स को बढ़ाएं, किसी एक के बढ़ाने से उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ कह रहा है कि उत्पादन के साधनों के संयोग के अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है, यह मान लिया जा रहा है। वस्तु की भौतिक इकाइयाँ कुंतल, टन आदि में मापा जाता है। यदि वस्तु को मुद्रा में मापा जाए तो कीमत बढ़ने पर, उत्पादन में कमी होने पर भी घटते प्रतिफल की अपेक्षा बढ़े प्रतिफल होंगे। इसका मतलब कि हम क्वांटिटी की बात हर जगह करेंगे,
हम उसकी वैल्यू की बात नहीं करेंगे। साधन को आपने दुगुना किया, उत्पादन भी दुगुना हो गया, बस खत्म बात। अब अगर दुगुना करने से वस्तु सस्ती हो गई और टोटल मूल्य कम हो गया तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस सेंस में तो फिर घटता प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा ना। हो सकता है कि उत्पादन तो ज़्यादा हुआ, कभी कभी कृषि के क्षेत्र में इस तरह की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर आ जाती है। जो पॉवर्टी पैराडॉक्स है कृषि में, वो क्या है कि उत्पादन पिछले साल से इस साल दुगुना हो गया, किसान बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया कि पैसा देकर भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तब उस उपज से उसकी आर्थिक स्थिति पर असर क्या पड़ेगा? उल्टा पड़ जाएगा। इसीलिए तमाम ऐसे अवसर आते हैं जब कृषि पदार्थों के मूल्य को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार की। उसके लिए कभी कभी बहुत कड़े कदम भी उठाने पड़ते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो बहुत सारा गेहूँ समुद्र में फेंक दीजिए, वो ठीक है, लेकिन किसी को फ्री में बांटिए मत। सुनने में खराब लग जाता है कि गेहूँ को भाई फेंक देना और किसी को न देना, या कुछ लोग भूख से मर रहे हों और आप गेहूँ फेंक दें, तो दोनों चीज़ें आपस में बहुत, दोनों का तालमेल नहीं है। लेकिन कुछ लोग ज़रूर इसलिए मर रहे हैं कि उनको खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग इसलिए न मर जाएं कि बहुत ज़्यादा खाना उत्पन्न कर रहे हैं फिर भी मर जा रहे हैं। इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि गेहूँ क्या किया जाए, यानी मूल्य के लेवल को बरकरार रखना एक चुनौती है। जैसे ये MSP वगैरह है, आप देखते हैं जो झगड़ा चल रहा है कृषि कानूनों को लेकर के, तो MSP का मतलब, अगर MRP की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उद्योगों में MRP तय करते हैं, लिखा रहता है, कोई सामान खरीदते हो तो क्या लिखा रहता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो फिर कृषि पदार्थों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों लिखा जा रहा है? इसका मतलब है कि वहाँ संभावना नहीं है कि वस्तु बहुत सस्ती हो जाएगी। उद्योग में, वहाँ उद्योग के पास ये क्षमता है कि अपनी सप्लाई को कंट्रोल करके अपने मूल्य को बरकरार रख सकता है। लेकिन खेती में यह संभावना है कि किसान न मेंटेन कर पाए मूल्य, इसलिए उसके मूल्य को न्यूनतम निर्धारित करना और उसकी सुरक्षा करना यह सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं तो किसान तो मर जाएगा, पता चला उसकी लागत भी उसे प्राप्त नहीं। और कभी कभी आप देखिए, जितना तेजी से कृषि पदार्थों के होने पर उनके मूल्य में परिवर्तन होता है, उतना तेजी से कभी आपने औद्योगिक पदार्थ में परिवर्तन देखा? कभी पार्ले बिस्कुट ऐसा हुआ कि 1 रुपये में पैकेट हो फिर 10 रुपये में पैकेट हो जाए ना? लेकिन आलू पैदा होती है तो 1 रुपये में 3-4 किलो, और 3-4 महीना बीते बीते 50 रुपया किलो। तो इतना बड़ा जो वेरिएशन आप देखते हैं कृषि पदार्थों में, हर सब्जी, मटर शुरू होती है तो 100 रुपया किलो, और जब किसान क्या खूब हो जाती है तब 10 रुपया किलो। तो ये कुछ गड़बड़ है ना भाई। तो किसान, तो वो कौन किसान है जो 100 रुपये में फ़ायदा ले रहे हैं? वो कौन किसान है जो 10 में बेच रहे हैं? तो एक मूल्य का कोई न कोई एक साइंटिफिक वैल्यूएशन और डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ताकि सबको न बहुत ज़्यादा लाभ हो न बहुत ज़्यादा हानि हो, तो सामान्य लाभ तो उसको प्राप्त ही हो। सामान्य लाभ का मतलब आपने पढ़ा है कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है वह न्यूनतम मात्रा जो किसी व्यक्ति, किसी उद्योग, किसी संस्था को उस कार्य में बनाए रखने के लिए अनिवार्य होता है, उतना कम से कम उसको मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये मान्यताएं हैं। अब आप देखें विविध अनुपात या परिवर्तनशील अनुपात की अवस्थाएं। जानबूझकर मैंने यहाँ एक टेबल पेस्ट भी कर दिया है ताकि आप उसको आराम से, यही टेबल आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, फिर इसी पर आपको हम समझा देंगे, क्योंकि आपको फिर सुविधा हो जाए। किसी किताब का पार्ट है ये, इसे ले लिया आपने। यहाँ है, मान लो कि एक 5 एकड़ भूमि से भौतिक इकाइयों में गेहूं का उत्पादन दिखाया गया है। यहाँ पूंजी को स्थिर कर दिया गया है और श्रमिकों की मात्रा में परिवर्तन किया गया है। एक चीज़ ध्यान दो कि जब एक साधन बदलता है तो उत्पादन बढ़ता हुआ क्यों मिलता है? क्योंकि जो स्थिर साधन है, जैसे आपने अगर श्रम में परिवर्तन किया तो भूमि और पूंजी कैसी हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। तो जब हम श्रम की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो भूमि और पूंजी में जो एक्सेस क्षमता विद्यमान थी उसका पूरा इस्तेमाल शुरू हो जाता है, इसलिए उत्पादन शुरू में तेजी से बढ़ता है और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। और एक समय फिर धीरे धीरे उत्पादन समता में आ जाता है। फिर उसके बाद अगर बढ़ाते हैं तो भूमि और पूंजी अब उस स्थिर मात्रा के साथ उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं होता है, अब उत्पादन घटने लगता है। उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं उत्पादन बढ़े तो यू विल हैव टू रेज द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल एंड लैंड, तब आपको दोनों की मात्रा भी क्या करनी पड़ेगी?
बढ़ानी पड़ेगी, तब जा कर के उत्पादन बढ़ेगा। तो एक समय के बाद उत्पादन यानी शुरू में बढ़ता है, फिर स्थिर होता है और फिर घटने लगता है। अब देखो श्रमिकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाते हैं तो जो कुल उत्पादन है, देखिए उत्पादन, इसके पहले हम लोग समझ लें कि कुल उत्पादन या उत्पादन 3 तरह का होता है। टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन ना। तो एक अतिरिक्त इकाई को काम पर लगाने से जो कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, जो इंक्रीमेंटल चेंज है, दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वही आपका सीमांत उत्पादन है या मार्जिनल प्रोडक्ट है। कुल उत्पादन में उपभोग की गई इकाइयों से भाग देने पर टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इन द टर्म्स ऑफ लेबर, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाग दे दीजिए, तो औसत उत्पादन हो गया। और एडिशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्ट हो गया। तो सीमांत उत्पादक को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, कुल उत्पादन हो जाएगा। तो पहली इकाई श्रम की लगाते हैं तो उससे सीमांत उत्पादन 10 मिलता है, और दूसरी इकाई लगाते हैं तो शुरू में मैंने आपसे कहा बढ़ेगा उत्पादन, तो 14, तीसरी से 21, अब चौथी से 15, फिर 10, फिर 8, फिर 0, फिर -6, यानी सीमांत उत्पादन पहले बढ़ेगा, फिर 0 हो जाएगा, घटेगा, फिर 0 हो जाएगा और फिर ऋणात्मक हो जाएगा। अब इस सीमांत उत्पादन को अब हम जोड़ लेंगे, जब 10 और पहली इकाई से 10 सीमांत उत्पादन, 10 औसत उत्पादन और 10 ही कुल उत्पादन मिलेगा। दूसरी इकाई जब आप ऐड करेंगे तो दूसरे से 14 सीमांत उत्पादन मिल रहा है, तो कुल उत्पादन 14 और 10 बराबर 24, औसत उत्पादन 24 भागे 2 बराबर 12। ये तरीका कैलकुलेट करने का है। तो अब देखो दूसरे इकाई से कुल उत्पादन 24, औसत 12, सीमांत 14। इसी तरह तीसरे से 45, 15, 21, चौथे से 60, 15, 15, पाँचवें से 70, 14 और 10, छठवें से 78, 13 और 8, सातवें से 78, 11.1 और 0, और आठवें से 72, 9 और -6। इस तरह से हम सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसी चित्र में थोड़ा इसको चेंज कर दें, इनको लोग ना आने पाओ, दिख रहा है? अब देखो हमने जो डेटा उसमें बताया और जो तुमको समझाया वो तुम्हारे लिखने पढ़ने के काम आएगा, लेकिन हम तुम्हें बहुत संक्षेप में यहाँ एक बड़ी आराम से बता देते हैं कि ये देखो, मान लो कि यहाँ हो गई श्रम की इकाइयाँ, ठीक है, यूनिट्स हो गई लेबर की, आ रहा है, और यहाँ हो गया मान लो टोटल प्रोडक्शन, यहाँ हो गया एवरेज प्रोडक्शन, यहाँ हो गया मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ हो गई स्टेज अवस्थाएं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो तुमने यहाँ डेटा लिखा है इसी को हम वहाँ भी मान लेते हैं। तो यहाँ ये ध्यान से देखो कि सीमांत उत्पादन जो 10, 14 और 21 जब तक बढ़ रहा है तब तक देखो कि औसत उत्पादन भी 10, 12 और 15, कुल उत्पादन भी 10, 24 और 45। यहाँ तुम्हें 3 चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। एक तो ये दिख रहा है कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है तो साथ में औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन औसत सीमांत के नीचे है ना, क्योंकि सीमांत कितना है 10, 14, 21, औसत है 10, 12, 15। बढ़ तो दोनों रहे हैं, लेकिन सीमांत ज़्यादा है, औसत कम है। टोटल भी बढ़ रहा है, ये देखो इसी में 10, 24, 45। तो पहले 10 में 14 जुड़ा, फिर 14 में 21 जुड़ा,
इसका मतलब कुल उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग है। बढ़ने की दर कैसी है, ये लाइन ध्यान रखने वाली है, क्योंकि इसी से चित्र डिसाइड होगा। अगर ये समझ नहीं आएगा तो चित्र समझ में नहीं आएगा कि सीमांत उत्पादन जब बढ़ रहा होता है तो औसत भी बढ़ता है, कुल भी बढ़ता है, लेकिन औसत सीमांत से कम रहता है और कुल के बढ़ने की दर बढ़ती हुई होती है। इतनी व्याख्या आपको रट जाना चाहिए। तो इस पूरे को मिला करके हम एक स्टेज लिखते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज। क्या कहते हैं? जहां बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था है। कैसी अवस्था है? बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, इसके बाद सीमांत उत्पादन जब घटने लगता है तो औसत उत्पादन 21, 15, 10 और ये 15, 15, 14, तो औसत भी घटता तो है लेकिन अब सीमांत से ज़्यादा हो जाता है। जब सीमांत उत्पादन घटने लगता है तब औसत घटता तो है लेकिन सीमांत से अधिक रहता है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चित्र इसी हिसाब से बने। इसके बाद अब कुल उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन बढ़ने की दर कैसी हो जाती है? घटती हुई। पहले बढ़ती हुई थी, अब घटती हुई। तो ये घटते प्रतिफल की अवस्था, ये अवस्था क्या हो जाती है? सेकेंड स्टेज। इसे हम क्या कहते हैं? घटते प्रतिफल की अवस्था। और तीसरा शून्य के बाद की अवस्था होती है जहां सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो जाती है, औसत उत्पादन घटता रहता है लेकिन धनात्मक रहता है, और कुल उत्पादन भी घटता रहता है लेकिन धनात्मक रहता है। ऋणात्मक सिर्फ एक वैल्यू होती है, वो सीमांत उत्पादन। यह पूरा का पूरा जो आपने टेबल बनाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 स्टेज, और जिसकी आपने व्याख्या की, और ये टेबल मैंने जानबूझ करके यहाँ नहीं बनाया ताकि आप उस टेबल इस टेबल से कंफ्यूज ना करें। तो वो टेबल जो उसमें बना है वही यूज़ करिएगा, उसी हिसाब से आप समझिएगा। व्याख्या पूरी इस तरह से है। अब जब आप इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है कि विविध अनुपातों के नियम से आप क्या समझते हैं, या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से आप क्या समझते हैं। उत्पादन की विवेकशील अवस्था की व्याख्या कीजिए। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो क्या है? रेशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब विच वन स्टेज इज प्रेफरेबल फॉर द प्रोड्यूसर। इसमें रहेगा, इसमें रहेगा या इसमें रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है, सब कुछ बढ़ रहा है तो उत्पादन वहाँ रोकना ठीक नहीं है ना, उत्पादन को बढ़ने दीजिए। इसका मतलब उत्पादन की यह अवस्था नहीं ठीक है। ठीक, और इस अवस्था में उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है तो यह अवस्था भी ठीक नहीं है। इसका मतलब उत्पादन सिर्फ उस स्टेज में होना चाहिए जहां उत्पादन धनात्मक हो, बढ़ता हुआ हो, भले बढ़ने की दर कैसी हो, धीरे धीरे। ठीक है, तो यह स्टेज कैसी है? तो जो ये सेकंड स्टेज है यही उत्पादन की विवेकशील अवस्था है। आपको उत्तर यही सिद्ध करना होगा कि उत्पादन की विवेकशील अवस्था कौन सी है? सेकेंड स्टेज है। ठीक है, अब देखो इस टेबल को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तब परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को कैसे, मैंने आपसे बार बार कहा है कि ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबल की फिजियोलॉजी बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए, और टेबल बनाने के लिए आपको ग्राफ की फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यानी आपको बिल्कुल दोनों ही रटा हुआ नहीं होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हम अगर कोई सेंटेंस कह रहे हैं तो उसका लॉजिक उसके पीछे क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको चित्र से आपको बताते हैं कैसे करें। चित्र सही आ रहा है ना? बताना, किस मिस न करें। है पूरा? रुको देख लेते हैं। देखो यहाँ हम परिवर्तनशील साधन यहाँ श्रम, ठीक है,
और यहाँ हम दिखाते हैं उत्पादन। क्या दिखाते हैं? अब तुम जैसे टेबल में रट रहे थे सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन। सीमांत उत्पादन पहले क्या होता है, ये देखो, सीमांत उत्पादन पहले 10 बढ़ा, फिर 15 बढ़ा और फिर 14, फिर 21। जब शुरू में बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, तुमसे एक बात हमने बहुत पहले बताया था कि अगर हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो हम 3 रास्ते अख्तियार कर सकते हैं, एक इसको, एक इसको और एक इसको। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का रास्ता है ये बढ़ती हुई दर से है। यानी हम यहाँ से ओलंगन स्कूटर चलते हैं, पहले 10 किलोमीटर स्पीड से, फिर 12, फिर 15, फिर 20, फिर 25, तो हमारी स्पीड कैसी है? बढ़ती हुई। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग है। रेट ऑफ चेंज कैसा है? इंक्रीजिंग है। अगर इससे चलते हैं तो रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, 20 किलोमीटर में डाल दिया और ओलंगन तक कैसे पहुँच गए? बस 20 से ही, न घटे ना बढ़े। और ये क्या है? डिक्रीजिंग है, यानी हमने 50-60 से शुरू किया, फिर 30, 20 और 10 तक पहुँचे भीड़ होते होते। तो यहाँ बढ़ने की दर कैसी है? एक जगह बढ़ने की दर स्थिर है, एक जगह बढ़ने की दर बढ़ती हुई है, एक जगह बढ़ने की दर घटती हुई है। तो हम जब चित्र बनाएंगे और यह बताना चाहेंगे कि बढ़ने की दर बढ़ती हुई है या घटती हुई है, तो ये होगा। तो देखो, अब यहाँ से यहाँ तक अगर देखो तो ढाल कैसा है? ये ढाल जरूर इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ तक बढ़ रहा है, इसके बाद फिर ये ढाल कैसा हो जाएगा? ये देखो, ठीक है, फिर इसके बाद ये घटने लगेगा, फिर यहाँ जाकर के शून्य हो जाएगा और उसके बाद ऋणात्मक हो जाएगा। कह रहा है कि जब तक ये बढ़ रहा होता है तब तक जो औसत होता है वो बढ़ता है, लेकिन इसके नीचे होता है ये। और जब ये घटने लगता है तब यह इससे ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये हो गया औसत प्रदर्शन। ठीक है, और जहां तक अब कुल उत्पादन की क्या स्थिति है? कुल उत्पादन की स्थिति यह है कि जब तक सीमांत उत्पादन बढ़ता है तब तक कुल उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। ऐसे तो अब यहां जहां तक ये बढ़ता है, सीमांत उत्पादन जब बढ़ रहा होता है तब तक ये बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। जब ये घटने लगता है तब इसकी बढ़ने की दर कैसी हो जाती है? घटती हुई हो जाती है। अब ये तुम्हारा एक स्टेज यहाँ हो गया, एक स्टेज इसमें हो गया, एक स्टेज ये हो गया, ये हो गया टोटल प्रोडक्शन। जब सीमांत उत्पादन शून्य हो गया तब कुल उत्पादन क्या हो गया? अधिकतम हो गया। और जब सीमांत ऋणात्मक हो गया तब कुल उत्पादन घटने लगा, लेकिन धनात्मक रहता है। तो यह जो इसमें देखो चित्र बना भी है बढ़िया, वो समझने के लिए ठीक है बनाना इससे। ठीक है, यहाँ से चलिए मार्जिनल प्रोडक्शन का जो वो बना है यहाँ पे था, सीधी रेखा गलत हो जाएगी? क्या हो जाएगी? जैसे मतलब सर उसको सीधी बना देंगे, करने दीजिए। थोड़ा इसको सही करने, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, छोटे में ही बनाया है, तो लंबा कम होने से दिक्कत बहुत है।
ये जहाँ से मुड़ता है, यहाँ से, इसको हम एफ कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मोड़ का बिंदु, जहाँ से चेंज होता है। ठीक है, तो जब तक ये बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तब तक तो ये बढ़ती दर से बढ़ता है। जब ये घटने लगता है तब इसके बढ़ने की दर क्या हो जाती है, घटती हुई हो जाती है। तो यहाँ से ये मुड़ने लगता है और यहाँ तक ये है जाता है। तो ध्यान ये रखना है सिर्फ कि जो हम चित्र बनाते हैं वह चित्र वही स्टेटमेंट की व्याख्या करे जो हमारा टेबल करता है। तो इसमें देखो जो चित्र बना है, ध्यान से इसको देख के बनाना, समझने के लिए वो ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल कुल औसत और सीमांत उत्पादन बाईं तरफ दिखाया गया, परिवर्तनशील साधन श्रम की मात्रा नीचे लिखी गई, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन यहाँ दिखाया गया। तो यहाँ जो है एक यहाँ मोड़ का बिंदु है, जब सही सही बनेगा तो एक यहाँ स्पर्श करेगा, एक यहाँ बदलेगा, यहाँ स्पर्श करेगा और यहाँ स्थिर हो जाएगा तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से हम विविध अनुपातों के नियम की व्याख्या बहुत आराम से कर सकते हैं। और ये तुम्हारे उत्पादन फलन का कुल मिलाकर के कंप्लीट कंटेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल लागत, कास्ट कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक है।